Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel Simple Biology. Today's topic of discussion is endoplasmic reticulum. Viewers, इस टॉपिक के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत सारी बातें तो इसमें फॉर्मल हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो समझने वाला है वो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन इस टॉपिक के अंदर जो स्पेशल चीज़ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझने वाला है वो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो हम इसको स्टार्ट से शुरू करते हैं, इसके इंट्रोडक्शन से। बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ ए नेटवर्क ऑफ चैनल्स। ये अगर आप एक सेल कंसीडर कर लें और ये सेल के अंदर सेंटर में इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनवेलप है ये, और ये सेल मेम्ब्रेन है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ चैनल्स। और कैसे चैनल्स हैं स्टूडेंट्स? ये चैनल्स शुरू हो रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, शुरू हो रहे हैं और एक्सटेंड हो रहे हैं अप टू न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियस तक ये एक्सटेंड होते हैं। दिस नेटवर्क ऑफ चैनल्स इज बेसिकली द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये चैनल्स का नेटवर्क सिर्फ यहाँ पर नहीं है, बल्कि ये पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो एक्सटेंडेड हुआ है। तो इस तरह से ये चैनल प्रेजेंट होने की वजह से पूरे साइटोप्लाज्म को एक मैकेनिकल सपोर्ट भी मिलती है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं, ये जो चैनल्स हैं, हर एक चैनल को आप सिस्टर्नी का नाम देते हैं। सिस्टर्नी, ये एक सिस्टर्नी है, इट इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये सारे एक एक सिस्टर्नी है। अब ये बहुत सारे सिस्टर्नी यानी कि चैनल्स आपस में मिलके एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिस्टम बनाते हैं। स्टूडेंट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स में प्रेजेंट है। एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी सरफेस रफ नजर आती है। अब सरफेस रफ नजर क्यों आती है? क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। Due to the presence of ribosomes, its surface appears to be rough. Due to these ribosomes, this portion of endoplasmic reticulum is referred to as rough endoplasmic reticulum. Students, यहाँ पर एक चीज जो नोट करने वाली है वो ये है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियस को ज्वाइन कर रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप को। और जो दूसरी फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इट्स सरफेस अपीयर्स टू बी वेरी स्मूथ। इसकी सरफेस रफ नहीं है, इसकी स्मूथ सरफेस है। क्यों स्मूथ सरफेस है? क्योंकि स्टूडेंट्स इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। और इसकी लोकेशन कहाँ पे है? इसकी लोकेशन है नियर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नियर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये था स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एक जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मसल सेल्स के अंदर पाया जाता है, मसल सेल्स के अंदर, उसको आप कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल सेल्स के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको आप कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये बेटा स्टोर करता है कैल्शियम आयंस को, कैल्शियम आयंस को स्टोर करता है और मसल कंट्रैक्शन जो है उसमें हेल्प करता है। खैर, अभी तक आपने जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी हैं वो इसका इंट्रोडक्शन और दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स हैं। और तीसरी बात ये पढ़ी है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मसल सेल्स के अंदर पाया जाता है उसको आप क्या कह देते हैं? उसको आप सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और उसमें कैल्शियम स्टोर होता है। स्टूडेंट्स, असल बात आज के टॉपिक की है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। आइए अब हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को एक डायग्राम की मदद से डिस्कस करते हैं। पहले मैं यहाँ पर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है उसके कंपोनेंट्स आपको मेंशन कर दूं कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus,
लाइसोसोम्स, यहां तक इसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं। अब लाइसोसोम की जगह पर प्रोक्सोसोम भी हो सकता है, ग्लाइकोसोम भी बन सकता है, या सेल सिक्रीशन भी बन सकती है लास्ट पे। लेकिन ये आपको बात तब समझ आएगी जब हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को प्रॉपर समझ लेंगे। तो आइए विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को समझते हैं। पहली बात तो ये मैंने आपको बता दिया कि 4 कंपोनेंट्स हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के। बात स्टार्ट होगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात हम स्टार्ट करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट करें कि ये हमारे पास जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का चैनल है, और ये इसके ऊपर राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। इट इज द चैनल ऑफ endoplasmic reticulum and it is the ribosome present at the surface of rough endoplasmic reticulum। अब ये राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, और जैसे ही ये प्रोटीन सिंथेसिस होगी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इंटरनल ल्यूमन यानी कि जो पाइप वाला रास्ता है गुजरने के लिए चैनल बना हुआ है, यहां पर आ जाएगी। ये प्रोटीन कहां पर बनी है स्टूडेंट्स? राइबोसोम पे। राइबोसोम कहां पे है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है। अब ये राइबोसोम की प्रोटीन बन के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चैनल के अंदर आ गई। अब ये प्रोटीन यहां से ट्रेवल करेगी और ट्रेवल करके आ जाएगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। ये स्टूडेंट्स फर्ज कर लें कि ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहां से प्रोटीन ट्रेवल करके चली गई है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। अब देखें इसके ऊपर राइबोसोम है इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह दिया, इतने हिस्से को, और ये जो आगे है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब स्टूडेंट्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यहां पर जैसे ही प्रोटीन जमा हो जाएगी तो यहां पर एक आउटग्रोथ बनाएगा। इस आउटग्रोथ के अंदर वही वाली प्रोटीन है जो यहां पर सिंथेसाइज हुई थी। अब ये प्रोटीन स्टूडेंट्स एंजाइम भी हो सकते हैं, हार्मोन्स भी हो सकते हैं। अब ये वेजिकल जो यहां से ये जो आउटग्रोथ बनी है ये इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल ये यहां से रिलीज हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स आप एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ रहे हैं। बात कहां से स्टार्ट हुई थी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस हुई और अभी तक ट्रेवल करके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ गई, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल ये सेपरेट हो गई। अब इस वेजिकल के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन एंजाइम भी हो सकती है और हार्मोन्स भी हो सकते हैं। अब इस तरह के बहुत सारे वेजिकल्स ऐसे ही जैसे जैसे ऊपर से प्रोटीन बनती जाएगी यहां से वेजिकल्स रिलीज होते जाएंगे। हर वेजिकल के अंदर वो वाले प्रोटीन्स हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बन रही थी। स्टूडेंट्स जैसे ही बहुत सारे वेजिकल्स बन के एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं तो ये गोल्जी अपरेटस बना देते हैं। ये सारे जितने भी वेजिकल्स हैं ये आपस में फ्यूज होंगे और फ्यूज होके इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना देंगे। ये स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स बन गया है अब हमारे पास गोल्जी अपरेटस। इट इज द गोल्जी अपरेटस। यानी कि आपने यहां पर एक बात सीख ली कि गोल्जी अपरेटस बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बनता है। कैसे बन रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो प्रोटीन बडिंग के जरिए वेजिकल्स की फॉर्म में अलग हो गई, वो ही वेजिकल्स आपस में फ्यूज होके गोल्जी अपरेटस बना रहे हैं। अब इस गोल्जी अपरेटस के अंदर इस प्रोटीन की मॉडिफिकेशन होगी। इस गोल्जी अपरेटस के अंदर स्टूडेंट्स इस प्रोटीन की मॉडिफिकेशन होगी और यही प्रोटीन जो है बाद में गोल्जी अपरेटस से अगेन वेजिकल्स बनेंगे और उन वेजिकल्स में ये मॉडिफाइड प्रोटीन जो है वो इन वेजिकल्स में पैक होगी। तो स्टूडेंट्स गोल्जी अपरेटस ने फिर क्या किया है? देखिए यहां पर गोल्जी अपरेटस इनके फ्यूजन से बना
और अगेन जो है वो वेसिकल्स की फॉर्म में डिसोसिएट हो गया। अच्छा, इसी वजह से गोल्जी अपरेटस को कहते हैं कि इट इज डायनामिक ऑर्गेनेले, इट इज नॉट स्टैटिक ऑर्गेनेले, राइट, क्योंकि ऊपर से ये बनता जा रहा है, नीचे से ये डिसोसिएट होता जा रहा है। अब ये जो वेसिकल्स बन गए हैं इनके अंदर प्रोटीन है स्टूडेंट्स, ये वही प्रोटीन है जो यहां पर बनना शुरू हुई थी। अब ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन एंजाइम है अगर, और एंजाइम ऐसे हैं जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए यूज होंगे, तो इन वेसिकल्स को आप कह देंगे लाइसोसोम। तो आप देखें कि लाइसोसोम भी कहां से बन रहे हैं। अच्छा, अगर ये सेल के अंदर यूज नहीं हो रहे ये वेसिकल, अगर ये सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिए गए हैं, तो सेल से बाहर अगर ट्रांसपोर्ट किए गए हैं तो ये सेल सिक्रीशंस कहलाएंगी। अब सेल सिक्रीशंस हार्मोन्स भी हो सकते हैं फॉर कोऑर्डिनेशन, और सेल सिक्रीशंस जो हैं वो एंजाइम भी हो सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब स्टूडेंट्स देखें, लाइसोसोम इसको कब कहेंगे, जब ये वेसिकल्स यूज होंगे फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन। सो इट इज द कंप्लीट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आपने देखा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर राइबोसोम जो प्रोटीन बनाते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाती है, वहां से वेसिकल्स बनते हैं तो गोल्जी अपरेटस बन जाता है। फिर गोल्जी अपरेटस आगे लाइसोसोम भी बना सकता है या सेल सिक्रीशन भी बना सकता है। अगर गोल्जी अपरेटस से रिलीज होने वाला वेसिकल सेल के अंदर यूज हो जाए और उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम हो तो उसको आप कह देते हैं लाइसोसोम। और अगर गोल्जी अपरेटस से बनने वाला स्ट्रक्चर सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट हो जाए और उसके अंदर हार्मोन्स हैं तो वो सेल सिक्रीशन होगी हार्मोन कोऑर्डिनेशन के लिए। और अगर सेल सिक्रीशन में कोई एंजाइम्स हैं तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए यूज होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो ये स्टूडेंट्स कंप्लीट है हमारे पास एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब हम बात करते हैं, ये इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, डायग्राम आपके सामने बनी हुई है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की, और ये थोड़ा सा इसको आप रीड करें। देखिए, राइबोसोम्स मेक प्रोटीन्स एंड सेंड इट इनटू द ल्यूमेन ऑफ RER। यहां से राइबोसोम ने प्रोटीन बनाई और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर इसको भेज दिया। एंड देन दिस प्रोटीन इज ट्रांसपोर्टेड टू गोल्जी अपरेटस थ्रू SCR, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि फिर ये जो प्रोटीन वहां बनी थी वो गोल्जी अपरेटस तक पहुंचाई जाती है SCR के जरिए। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर वेसिकल बनते हैं और वो वेसिकल डिटैच होकर बाद में गोल्जी अपरेटस बना देते हैं। Then these proteins are then packed in the form of vesicles which may act as lysosome for intracellular digestion। यानी कि अगर ये जो पैकिंग हुई है मॉडिफाइड प्रोटीन की, अगर ये सेल के अंदर यूज होगी तो इसको हम कहेंगे लाइसोसोम, और अगर ये सेल से बाहर जाके इसको यूज किया जा रहा है तो फिर या तो ये सेल सिक्रीशन होगी कोऑर्डिनेशन के लिए हार्मोन्स, या फिर ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए एंजाइम्स इसमें पैक्ड होंगे। ठीक है जी। और मे बी ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द सेल फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो ये स्टूडेंट्स पूरे सेल वाले चैप्टर में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, ये इसका कंसेप्ट आपको होना चाहिए। उसके बाद देखिए फंक्शंस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो फंक्शंस कर रहा है। ये प्रोटीन सिंथेसिस में सिर्फ हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स ने ही करनी है, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या रोल है, इट जस्ट हेल्प्स, इट प्रोवाइड्स हेल्प टू द राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। और दूसरा स्टूडेंट्स मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करें तो ये मेटाबॉलिज्म करवाता है, मेटाबॉलिक फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए ये यूज होता है। उसके बाद देखें डिटॉक्सिफिकेशन करता है, जो टॉक्सिक मटेरियल्स हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करता है। उसके बाद देखें ये वेसिकल रिलीज करता है फॉर गोल्जी फॉर्मेशन, ये वाले वेसिकल रिलीज करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी अपरेटस बनाने के लिए। उसके बाद है स्टूडेंट्स, ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, सेल के अंदर से अगर कोई मटेरियल एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन तक जाना है तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए
कि ये सेल को, ये भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ये भी सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टॉपिक, और इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली थी वो था इसका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज।